हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है न्यू लाइब्रेरी सेटअप के ऊपर। बहुत सारे फ्रेशर स्टूडेंट्स जिनकी नई नई जॉब लगी है या लगती है, तो उनका ये क्वेश्चन रहता है कि न्यू लाइब्रेरी को सेटअप कैसे किया जाए, क्योंकि पहले तो वो फ्रेशर हैं, काम का एक्सपीरियंस नहीं है और ऊपर से फिर लाइब्रेरी मिली वो भी बिल्कुल एक प्लेन रूम और आपको कह दिया गया कि अपने हिसाब से इसको अरेंज कर लीजिए। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। इसमें मैं कुछ 4 से 5 सेक्शंस आपको बताऊंगी कि जिन सेक्शंस में एक-एक करके हम जानेंगे किस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है, क्या काम किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात तो आप जिस भी संस्थान में हैं, चाहे स्कूल में हैं या कॉलेज में, तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपका जो लाइब्रेरी है वो उस इंस्टीट्यूट के ऐसे भाग में होना चाहिए जहाँ पर शोर-शराबा बहुत ही मिनिमम होता हो या ना होता हो। शोर-शराबे से दूर सेटअप करना है। फिर आपके पास 2 रूम्स होने चाहिए। एक रूम को आप रीडिंग रूम बनाएँगे और दूसरे को आप स्टॉक रूम बनाएँगे। रीडिंग रूम यानी जहाँ पर बच्चे बैठकर पढ़ाई करेंगे, रीडिंग करेंगे अपनी बुक्स की, और स्टॉक रूम वो जहाँ पर आप अतिरिक्त सामान को रख सकते हैं। तो रीडिंग रूम में 2 डोर होने चाहिए मिनिमम, विंडोज़ होनी चाहिए और लाइट का कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। क्योंकि जब आप 50-60 बच्चों को एक साथ बिठा देंगे और उस रूम में जगह नहीं है, तो वो बहुत सफोकेटिंग हो जाता है। इसलिए ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर वेंटिलेशन रहे, रूम स्पेशियस हो, खुला-खुला हो, क्योंकि वहाँ पे आप अलमीरा भी रखेंगे, बच्चे भी वहीं बैठेंगे, तो बहुत ऐसा ना हो जाए, इसलिए स्पेशियस रूम लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट आते हैं कि टेबल्स कितनी और कैसी होनी चाहिए। तो टेबल आप रेक्टेंगुलर भी ले सकते हैं, सर्कुलर भी ले सकते हैं। स्टार्टिंग कर रहे हैं आप तो आप 30 बच्चे मिनिमम मान के चल सकते हैं कि हाँ, मेरे स्कूल की स्ट्रेंथ अभी कम है, तो तब भी मिनिमम 30 स्टूडेंट्स तो एक बार में सिटिंग वहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन मेरा सजेशन यहाँ आप ये मानकर चलें कि जब अभी आपने नई शुरुआत की है तो आगे बच्चे बढ़ेंगे और मिनिमम 50 का सिटिंग एरिया लेकर चलें कि एक बार में 50 बच्चे लाइब्रेरी में आ जाएँ। डिपेंडिंग ऑन दैट 6 से 8 बच्चे एक बार में एक टेबल पर बैठ सकें। इस तरीके का आपको सेटअप बनाना होगा वहाँ पर। फिर चेयर्स जो आप लेंगे, चेयर कुशन बेस्ड होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा देर तक बैठना होता है तो अगर कंफर्टेबल नहीं है तो बैठने में दिक्कत होती है। फिर बुक्स के ऊपर आते हैं कि देखिए, सीबीएसई, अगर आप स्कूल की बात करें तो सीबीएसई का ये कहना है कि आपको करिकुलम को सपोर्ट करती हुई बुक्स को रखना होता है। और यही बात बाकी संस्थानों पे भी लागू होती है कि आपका जो भी इंस्टीट्यूशन है वो जिस सब्जेक्ट में रन करता है उसके करिकुलम को सपोर्ट करने वाली बुक्स आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा रेफरेंस बुक्स भी होनी चाहिए, मैगज़ीन भी होनी चाहिए। तो सीबीएसई कहता है कि आप पर स्टूडेंट कम से कम 5 बुक्स रखेंगे जो नॉन टेक्स्ट के फॉर्म में आती हैं, मतलब टेक्स्ट बुक्स नहीं होती हैं, रेफरेंस की कैटेगरी में आप उसको रख सकते हैं। और मिनिमम 15 मैगज़ीन्स आपने सब्सक्राइब की होनी चाहिए। फिर ये हो गया हमारा बेसिक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्या-क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नेक्स्ट आते हैं रिकॉर्ड मेंटेनिंग के ऊपर कि रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो आपको इंस्पेक्शन में प्रेज़ेंट करनी होती हैं। पहली चीज़ एक्सेशन रजिस्टर, जो कि किसी भी लाइब्रेरी का बेसिक रिकॉर्ड होता है, मेन रिकॉर्ड होता है। एक्सेशन रजिस्टर हो गया, उसके बाद इशू और रिटर्न रजिस्टर आता है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए और फैकल्टी के लिए अलग मेंटेन होता है। और स्टूडेंट्स में भी, अगर आप कॉलेज में हैं तो वो कोर्स वाइज मेंटेन होता है, और स्कूल में हैं तो क्लास वाइज, सेक्शन वाइज मेंटेन होता है, क्योंकि वहाँ बच्चे ज़्यादा होते हैं। फिर थर्ड हमारे पास आता है पीरियोडिकल रजिस्टर, देन स्टॉक रजिस्टर, जिसमें एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपके पास लाइब्रेरी में हैं, जो आप मंगाते हैं मटेरियल्स वगैरह, स्टेशनरीज वगैरह, उसका रिकॉर्ड रखते हैं। फिर एक मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर आप स्कूल में हैं तो आप एक्टिविटी रजिस्टर भी मेंटेन करें अपने साथ में, क्योंकि अब ये तो कंपलसरी है कि एक्टिविटीज़ तो आपको करवानी ही करवानी है। तो अगर आप उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि आपने कब कौन सी एक्टिविटी करवाई है, तो आपको आगे क्लिप्स फॉरवर्ड करना, फ़ोटो शेयर करना भी ईज़ी रहेगा। और साथ में आपके पास एक पूरा फॉर्मेट बन जाएगा कि आपने कब क्या काम करवाया है, ताकि आप आगे उसको बता भी सकते हैं। तीसरा सेक्शन आता है हमारे पास फर्नीचर कैसा होना चाहिए, क्या-क्या होना चाहिए। सबसे पहले अलमीरा, आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, नई लाइब्रेरी बना रहे हैं, फिर भी आपके पास कम से कम 20 अलमीरा तो आप परचेज़ करेंगे ही, 18 से 20, क्योंकि उससे कम में तो आपका स्टॉक ही नहीं आएगा। आप सेटअप ऐसा करते हैं कि स्टार्टिंग में कम से कम आप 10,000 किताबों का अनुमान लेकर के चलते हैं कि लगभग 8 से 10,000 किताबें मेरी आ जाएँगी, क्योंकि आप एक ही किताब के कई सारे कॉपीज़ मँगवाते हैं।
तो उस हिसाब से वो नंबर बढ़ जाता है। ऐसे सुनने में आपको ज़्यादा लग रहा होगा बट एक्चुअली में वो बढ़ता है। तो 10,000 किताबों का अनुमान लेकर के चलें जो आगे बढ़ जाती हैं। तो रूम ऐसा रहे कि जहाँ आगे और अलमीराज को ऐड किया जा सके, और अलमीरा भी ऐसी रहे जिसमें कम से कम 4 से 5 रैक हों, ताकि वो आगे भी यूज़ हो सके। ऐसा नहीं कि आपने छोटी-छोटी अलमीराज ले ली कम रैक वाली और फिर आगे आपको उन्हें रिप्लेस करके दूसरा लाना पड़े, तो स्टार्टिंग में इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट हम एक लेते हैं पीरियोडिकल डिस्प्ले स्टैंड, यानी ऐसा स्टैंड जिसको पिजन होल भी कहते हैं। उसमें एक पिजन होल बना रहता है, यानी बाहर से तो वो डिस्प्ले का काम करता है और उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं जहाँ पे आप पीरियोडिकल के जो पिछले वॉल्यूम्स आए थे उनको स्टोर कर देते हैं। तो इस तरीके का एक पीरियोडिकल डिस्प्ले स्टैंड लेते हैं। फिर आपको 2 न्यूज़पेपर स्टैंड लेने होते हैं। एक जो न्यूज़पेपर डिस्प्ले स्टैंड है उसमें एक बार में 2 न्यूज़पेपर लगते हैं। तो ऐसा कम से कम 2 होना चाहिए। और अगर आपके इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग 2 से 3 ब्लॉक की है, यानी फ्लोर्स बने हुए हैं, तो हर एक फ्लोर पे एक डिस्प्ले स्टैंड होता है। उस हिसाब से आपको 3 मेंटेन करने होंगे। और एक तो लाइब्रेरी में कंपल्सरी रहता है, लाइब्रेरी के अंदर, लाइब्रेरी के गेट के बाहर, और फिर हर एक ब्लॉक में यानी एक फ्लोर पे एक होता है। तो जैसा भी आपका सेटअप है उसके अकॉर्डिंग इसको देख लेंगे। और मिनिमम रिक्वायरमेंट, अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम 4 न्यूज़पेपर तो आपको सब्सक्राइब करने होते हैं। और बुक सपोर्ट करके एक चीज़ आती है जो कि 2 बुक्स के बीच में ऐसा जो आप देख रहे हैं इसको रखा जाता है ताकि बुक गिरे ना। ये वुडन भी होता है, ये वैसा आयरन का भी होता है। तो आपको जैसा अवेलेबल हो वो आप मंगा सकते हैं। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद एक सेक्शन बनाए न्यू अराइवल्स का। न्यू अराइवल्स यानी नई किताबें हैं, नई मैगज़ीन है, कोई भी नई चीज़ अगर आपकी लाइब्रेरी में ऐड हो रही है तो उसको डिस्प्ले में रखें कुछ समय के लिए, ताकि बच्चों को पता चले, उनको इंटरेस्ट डेवलप हो। इसलिए एक न्यू डिस्प्ले कॉर्नर बनाया जाता है, तो उसका भी ध्यान रखें। एक टीचर सेक्शन बनाया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक टेबल और चेयर अलग से रख दीजिए टीचर्स के लिए, उसी को आप टीचर सेक्शन कह सकते हैं। वहीं पे एक अलग से अलमीरा रखेंगे जहाँ पे जितने भी आपके स्कूल में या आपके इंस्टीट्यूशन में जितने भी कोर्सेज चलते हैं, हर कोर्स से रिलेटेड जो भी फैकल्टी जिस चीज़ को पढ़ाता है उसके 2-2 सेट वहाँ पर अलग से रखें, ताकि कभी भी उनको कुछ अगर सर्च करना है, देखना है, अपने लिए पढ़ना है, प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन पेपर्स बनाने हैं, तो वो उसी अलमीरा से ले करके पढ़ें और वहीं वापस रख करके चले जाएँ। बच्चों के सेक्शन में उनको बहुत कम जाना पड़े, ऐसा करने के लिए एक सेटअप बनाया जाता है ताकि उनको जब भी अगर जल्दीबाजी में भी आते हैं तो उनका सेट उनको मिल जाए और उनका टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद एक की बॉक्स आप ले सकते हैं। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इस तरीके का एक सेटअप या तो आप वॉल में लगवा लीजिए, और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एक छोटा बॉक्स मेंटेन कीजिए जिसमें इस तरीके के की चेन्स रखिए और उसमें नंबर मेंशन कर दीजिए कि कौन से अलमीरा का कौन से वाले रैक का नंबर है। देखिए, जो अलमीराज होती हैं वो हमेशा ओपन एक्सेस रहती हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी भी हैं जिनको आपको लॉक करना पड़ता है, या कभी लॉक करने की ज़रूरत पड़ी तो ये की चेन्स एक साथ अगर आप रखेंगे तो मिक्स हो जाएंगी। इसलिए अलग अलग रखने के लिए इस तरीके का सेटअप बनाया जाता है। और नोटिस बोर्ड में यूज़ करने के लिए कुछ थंब पिन्स होनी चाहिए आपके पास में, और कुछ मटेरियल जो एक्टिविटी करवाने के लिए चाहिए होता है, क्राफ्ट पेपर, कलर और ये सब, ताकि आप अपने नोटिस बोर्ड को भी अट्रैक्टिव बना सकें। ये 3 सेक्शंस हो गए। अब हम आते हैं अपने रिसोर्सेज के ऊपर कि लाइब्रेरी में क्या-क्या रिसोर्सेज बेसिक होनी चाहिए। सबसे पहला तो कंप्यूटर है। ज़्यादातर लाइब्रेरीज़ में कंप्यूटर नहीं होता है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है कि होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सी लाइब्रेरीज़ में नहीं होता। तो स्टार्टिंग में अगर आपके पास नहीं है तो भी आपको पता होना चाहिए कि बेसिक रिक्वायरमेंट में एक कंप्यूटर लाइब्रेरियन के लिए आएगा। एक कंप्यूटर ऐसा होगा जिसमें अगर आपकी लाइब्रेरी ऑटोमेटेड है, डिजिटाइज्ड है, तो उसका जो ओपैक है वो होना चाहिए। नहीं तो आप ये वाला जो ओपैक का सेटअप है वो किसी भी सिस्टम में दे सकते हैं, अलग से ऐसे मेंटेन करना भी ज़रूरी नहीं है। तो एक कंप्यूटर आपके लिए होना चाहिए, एक फैकल्टी के लिए होना चाहिए, और कम से कम 2 से 3 कंप्यूटर होने चाहिए जो स्टूडेंट्स यूज़ कर सकें अपने लिए। नेक्स्ट आता है प्रिंटर। प्रिंटर लाइब्रेरी में बहुत ज़रूरी है कि आप कोई डॉक्यूमेंट को स्कैन कर रहे हैं, उसको प्रिंट देना चाहते हैं, या किसी स्टूडेंट्स की कोई रिक्वायरमेंट है, टीचर की है, आपकी खुद की है नोटिस बोर्ड के लिए, तो आप उसको यूज़ कर सकें। फिर आता है प्रोजेक्टर। अब हर जगह पे ये सेटअप नहीं होगा, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास, अगर आप स्कूल में काम कर रहे हैं और आपके पास छोटे बच्चे आते हैं, नर्सरी केजी के बच्चे हैं या फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे हैं, तो उनको एंटरटेन करने के लिए हर बार आप स्टोरी टेलिंग नहीं कर सकते हैं।
उनको कुछ ना कुछ चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। तो अगर आप उनको किसी लैब में ले जा रहे हैं तो वैसा सेटअप आप अपने यहाँ पे बना सकते हैं। एक वॉल एक साइड की यूज़ कर सकते हैं, प्रोजेक्टर का सेटअप दे सकते हैं और आप उनको कुछ-कुछ दिखाकर एंगेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बारकोड प्रिंटर। आपकी लाइब्रेरी में जो आप टैग्स मेंटेन करते होंगे, यानी आप जो नंबरिंग एक्सेशनिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, वो नंबर लिखे जाते हैं। तो अगर आप हाथ से लिखना चाहते हैं देन इट्स ओके, अदरवाइज़ आप उसको एक बारकोड प्रिंटर मंगा करके, जैसे ई ग्रंथालय में होता है, उसमें आप जब डिटेल्स फिल करते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है कि आप बारकोड प्रिंट करके निकाल सकते हैं। तो वो जो प्रिंटर से निकलते हैं बारकोड, उसको डायरेक्टली बुक के ऊपर पेस्ट कर दिया जाता है। ओसीआर यानी एक बारकोड रीडर, ये भी यूज़ होता है बुक्स को इशू रिटर्न करने के लिए, इसका यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट आता है अरेंजमेंट। अब ये 4 सेक्शन मैंने आपको बता दिए, जिसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, रिकॉर्ड किस तरीके से मेंटेन करना है, फर्नीचर कैसा होना चाहिए, रिसोर्सेज में क्या आता है, सब कुछ हो गया। नेक्स्ट बचता है अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए। देखिए, सबसे बेसिक और सबसे आसान तरीका जो टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए यूज़फुल है, वो है सब्जेक्ट वाइज अरेंजमेंट। यानी आप जो किताबों को अरेंज कर रहे हैं, उन्हें सब्जेक्ट बेस पे लगाइए, ना कि डीडीसी की क्लासिफिकेशन स्कीम के आधार पे। अगर आप डीडीसी को यूज़ भी कर रहे हैं, तो आप अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन तो लाइब्रेरियन हमेशा अपने लिए करता है ताकि वो बुक्स को ढूँढ के दे सके। तो ये भी अच्छा है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि सब्जेक्ट वाइज़ अगर आप अरेंजमेंट करेंगे तो वो हर किसी के लिए अच्छा रहेगा। इसमें क्या करना है आपको, 0 से लेकर यूकेजी यानी जो बेसिक किताबें हैं, जो छोटे बच्चों की हैं, उनको अलग रखिए। फिर 6 टू 8 का सेक्शन मतलब अलग रखिए का मतलब है कि अलमीरा एक साइड इनकी हो गई, फिर उसके बाद 6 टू 8 की आ गई, फिर 9-10 आ गई, उसके बाद 11-12 आ गई। ऐसे करके अगर आप अरेंज करते हैं, तो आपको भी याद रहेगा और कल को जब इंस्पेक्शन में आपसे पूछा जाता है किसी किताब को ढूँढ कर देने के लिए, या किसी किताब की जानकारी माँगते हैं कोई, या अचानक आपको देखना पड़े, तो आपको पता रहेगा कि रिकॉर्ड कैसे रखा है। अगर आप अरेंज कर देंगे, 6 के साथ आपने 12th रख दिया, 11 के साथ आपने 9th रख दिया, तो आप खुद भी पज़ल्ड रहेंगे और ढूँढने वाले को भी दिक्कत होगी। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट किया जाता है, ताकि आपकी भी सुविधा रहे। और अगर आप ईआरपी, आपका इंस्टीट्यूशन आपको प्रोवाइड कराता है कि आप ईआरपी यूज़ कीजिए, तो ईआरपी और कुछ नहीं है, ये एक छोटा-सा सॉफ्टवेयर होता है, जिसको कि कंप्यूटर में डिटेल को फ़ीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको क्या करना है कि इस फॉर्मेट में अपने अपने यहाँ का जो भी डेटा है, यानी जो एक्सेशन रजिस्टर में जिस तरीके से आपने काम किया है, एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में इसमें डेटा को फीड कर देना है और इसी से आपको इशू और रिटर्न करना है। अगर आपको दिक्कत होती है कि ईआरपी को आप हमेशा यूज़ नहीं कर पाते, तो एक मैनुअल रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए और जब भी आपको समय मिलता है तो उस रिकॉर्ड को आप कंप्यूटराइज कर दीजिए, यानी ईआरपी में चढ़ा दीजिए। तो यही है बेसिक सेटअप किसी भी लाइब्रेरी का। Thanks for watching. If you like the video, do subscribe to the channel for more such videos.